हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है फिर से अपने चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट में एक वीडियो में आपको पूरा चैप्टर कवर करा देता हूं। चैप्टर का नाम है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग जो कि एक सेकंड फंक्शन है मैनेजमेंट का। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं प्लानिंग। एक वीडियो में पूरा चैप्टर मैंने कवर करा दिया था। अगर आप भी इन शॉर्ट रिविजन करना चाहते हो या चैप्टर को समझना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो अपकमिंग इवनिंग में फ्री क्लासेस होती हैं आपकी अकाउंटेंसी के रिगार्डिंग बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के फाइनल ईयर के लिए, तो उसे आप फ्रीली ज्वाइन कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग। जैसे कि आप सबको पता है मैनेजमेंट है क्या। किसी भी चीज को मैनेज करना, दूसरों से काम कराने की कला को प्रबंध कहा जाता है, मैनेजमेंट कहा जाता है। एंड देयर आर द 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट वे एवरी मैनेजर शुड हैव डू दैम। जो एक कोई भी मैनेजर होता है उसे 5 काम करने होते हैं। वो 5 काम में सबसे पहला काम होता है प्लानिंग। अगर आपने प्लानिंग नहीं समझा है तो जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है 2021-22 के अकॉर्डिंग हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। हमारा टॉपिक है सेकंड फंक्शन, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। जब कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के सीईओ मिलकर सब कुछ प्लान कर लेते हैं, क्या हमारा एम है, क्या हमारा टारगेट है, किस तरह हमें काम करना है, किस तरह हमें उसमें चाहिए, तो उसके बाद काम आता है कि वो ऑर्गेनाइज करना। कि काम तो डिसाइड हो गया, लेकिन इस काम के लिए टीम की जरूरत होती है और इसके लिए ग्रुप बनाए जाते हैं। जब ग्रुप बनाए जाते हैं तो उसके लिए हमें अलग अलग क्या किया जाता है, डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। तो वो डिपार्टमेंट बनाना ही ऑर्गेनाइजेशन का काम है। मान लीजिए परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट्स बनाए। अब उन डिपार्टमेंट में जब उन एम्प्लॉयों को अपॉइंट किया जाएगा, कौन हेड होगा, कौन अकाउंटेंट होगा, कौन क्लर्क होगा, उनकी जो स्टाफिंग की जाती है वो इससे अगला चैप्टर है जिसका नाम है स्टाफिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग इन वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, असाइनिंग एंड अथॉरिटीज, मैनेजर्स एंड प्रोवाइडिंग फॉर कंसिडरेशंस। ये सारी चीजें यहाँ पर बेसिकली इसको रहती है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट विद अ सेट ऑफ पर्पस। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है और उसका पर्पस होता है अचीविंग दिस पर्पस वी मस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइन विद द एक्टिविटीज will have to be performed. For example, before the organization of a hospital can be help the sick. सिंपल सी बात है, अगर ऑर्गेनाइजर नहीं होगा तो हॉस्पिटल में बीमार क्या इलाज कैसे होगा, होटल में आने वालों को सुविधाएं कैसे मिलेंगी, ये जरूरी होता है। ठीक है ना। तो पहला स्टेप होता है, सबसे पहले हमें डिवीजन ऑफ वर्क करना, काम को बांटना, कौन कितना काम करेगा अपने गोल के अकॉर्डिंग। फिर उसके डिपार्टमेंट्स बनाने, फिर उसमें जो डिपार्टमेंट्स के अलग अलग क्या होती है बच्चों, अलग अलग टीम होती है, उस टीम को तैयार करना। ठीक है। अब बात आती है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो इसके पीछे प्रिंसिपल चलता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि एक डायरेक्शन में सबको काम मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक बंदा काम कर रहा है उसके ऊपर 4 लोग समझाने वाले हों, ये नहीं होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड, किसी अपने सबऑर्डिनेट्स को जो हमारे अंडर काम कर रहे हैं उनके ऊपर जो बॉस है वो एक ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक के ऊपर 4 बॉस हो रहे और वो ऑर्डर चला रहे हो परेशान। अथॉरिटी होनी चाहिए। अथॉरिटी का मतलब है जब हर एक पर्सन को इंडिविजुअल अथॉरिटी देनी चाहिए ताकि वो अपने काम को अच्छे से कर सके। कंट्रोल होना चाहिए, यानी कि आप एक डिसिप्लिन बना होना चाहिए जिससे कि सब काम अच्छे चलता रहे। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है अगर आप चाहो तो इन टाइम अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंज कर सकते हो। और मैनेजमेंट है बाय एक्सेप्शन, यानी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को प्राइमरी तौर पर मानना चाहिए। स्केलर प्रिंसिपल्स भी, स्केलर का मतलब होता है कि चेन सिस्टम बनाना चाहिए, जैसे सीनियर हुआ उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में कंपनी में डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं और उसे बनाने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। फॉर्मल में क्या रहता है, फॉर्मल में सबके काम बांट दिए जाते हैं, तुम्हारा काम यही है, तुम्हें इसके अलावा कुछ नहीं करना, अपने सीनियर की बात माननी है, अपने जूनियर को समझाना है, दैट्स इट। ठीक है ना। उसमें कंट्रोल बना रहता है, सारी चीजें रहती हैं। सबऑर्डिनेट ट्रेनिंग दी जाती है, इसमें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है, यानी कि काम का बांटना। क्लैरिटी ऑफ प्लान होता है कि भाई इस हिसाब से चलना है। रेट ऑफ चेंज होता है, ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स तय होते हैं, कम्युनिकेशन टेक्निक होती है। ठीक है। और रिलेशनशिप बन जाता है, एक ही चीज आती है। दूसरा जो तरीका होता है, हाँ देखिए अभी आगे ना, ये आगे देखो लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन पता है आपको क्या होता है? हमारे देश में जो आर्मी है ना बच्चों, आर्मी, वहां पे चलता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्डर मानना, आपने देखा होगा आर्मी में अगर सीनियर ने अपने जूनियर को ऑर्डर दे दिया
तो उसे मानना ही पड़ता है, वरना तो उसकी नियम ये है कि उसकी नौकरी चली जाएगी, उसे बाहर निकाल देंगे सेना से। तो ये रूल है, इसे कहते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ऊपर से नीचे की ओर एक लाइन की तरह चलती है, अपने सबऑर्डिनेट्स को वो लोग बताते रहते हैं। एक लाइन एंड स्टाफ होता है, जैसे लाइन स्टाफ में क्या होता है कि आप एक स्टाफ भी तय कर दिया जाता है, अपने अपने एरिया के ही डिपार्टमेंट्स का उसे मानना पड़ता है ऑर्डर। एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, फंक्शनल में क्या होता है, काम के हिसाब से बंटवारा होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ तो मतलब एक डिपार्टमेंट में एक बॉस, इफ देयर आर द मोर देन वन बॉस फॉर द सेम सबऑर्डिनेट्स, अगर एक जैसे एम्प्लॉइयों के ऊपर दो बॉस हो गए तो क्या होगा फिर, सो ही विल बी कंफ्यूज्ड, वो कंफ्यूज हो जाए किसका ऑर्डर मानूं किसका ऑर्डर ना मानूं। तो ये जो यूनिटी ऑफ कमांड का जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पर फेल हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर बंटवारा हो चाहिए, काम के हिसाब से बंटवारा हो डिपार्टमेंट्स का तो अच्छी बात है। अब इनके डिसएडवांटेज एडवांटेज वगैरह सब होती हैं, लेकिन आपको इतना टेंशन नहीं लेनी। एक होता है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये क्या होता है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उसमें डिपार्टमेंट भी ज़्यादा होते हैं और काम करने वाले भी ज़्यादा होते हैं और सीनियर्स भी ज़्यादा होते हैं। अब क्या होता है, उन सबके ऊपर हेड तो एक ही होगा, यानी कि जो मेन हेड है वो तो एक ही होगा, और उसका वर्कलोड बढ़ गया, चूंकि उसके पास काम ज़्यादा हो गया, तो वो अपने काम का डेलीगेशंस बना देता है, यानी कि अपने काम को बांट देता है अपने सबऑर्डिनेट्स में कि मेरे सारे डिसीजन नहीं है, ये डिसीजन तुम लो, ये जिम्मेदारी तुम्हारी भी है। तो उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशंस। डेलीगेशन तो होगा जैसे कोई काम है पर्टिकुलर एक आदमी को दे दिया, कर दिया, उसने बता दिया, हो गया डेलीगेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, मेरे पास जितनी पावर है उनमें से मैंने कुछ पावर अपने साथ वाले या अपने जूनियर्स को दे दी, तो वो होता है डिसेंट्रलाइजेशन। और जब सारी पावर एक ही बॉस के पास हो तो वो होता है सेंट्रलाइजेशन। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें थी बच्चों, और इस चैप्टर में फिलहाल इतना ही आप पढ़िए, कोई दिक्कत आए तो आप बता सकते हैं, और कोई जो भी चीज़ें हों वो आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, और बने रहिएगा ताकि आपको चीज़ें पता लगती रहें। अगला जो चैप्टर है वो डायरेक्शन और स्टाफिंग वगैरह हम पढ़ेंगे, उस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।